So let's start with our topic of chapter number 13, class 12, and the name of the chapter is Organism and Population, and we'll continue with response to abiotic factors. Okay, so in this we'll study about the homeostasis. So how the living many of the species, how they have evolved such a constant internal environment of their body, how they can perform the constantly, they can work properly at their maximal efficiency. How, what is the property which makes them live, which permits their body's biochemical reaction in each and every situation as possible as it was during the temperature which was normal for them. तो हर एक टेम्परेचर पे हर वो ऑर्गेनिजम्स कैसे उतना ही एफिशिएंटली उनकी बॉडी उतनी एफिशिएंटली वर्क कैसे कर पाती है, व्हाट इज द रीजन? तो वो ये हो सकता है कि इतने सालों में कुछ ऐसा इवोल्यूशन हुआ हो इन स्पीशीज के अंदर कि इनकी बॉडी एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना सीख गई, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हीमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं? हीमियोस्टेसिस। ठीक है। सो डिस्पाइट एवरीथिंग, ओके, सो डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर का एनवायरनमेंट इतना चेंज होता रहता है, उसके बावजूद भी ऐसा क्या है जिस वजह से ये सब होता है? तो वो था हीमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन रहती है उस टेम्परेचर पे, चाहे वो कितनी भी ठंड हो बाहर या फिर कितना भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, कितने भी हॉट एनवायरनमेंट हो बाहर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो कैसे मेंटेन कर पा रहा है? कार या घर में तो उसके पास क्या है, एसी है, ताकि वो बाहर के जब बहुत ज़्यादा गर्मी है उस टाइम वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसके पास एसी है, और अगर जिस टाइम कोल्ड है, विंटर है बहुत ज़्यादा, उस टाइम उसके पास हीटर है। तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल मीन्स। ये तो कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल मीन्स। तो फिर फिजियोलॉजिकली क्या ऐसा नहीं हो पाता होगा? हाँ होता है, फिजियोलॉजिकल मीन्स से भी होता है। ये तो आर्टिफिशियल तरीके से पर्सन ने अपने हीमियोस्टेसिस को अकम्प्लिश कर लिया। अब फिजियोलॉजिकल मीन से कैसे होता है, और कौन कौन से सिचुएशंस है, हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद सच सिचुएशन, वो लोग कैसे कोप करते हैं? तो ह्यूमंस, इनके पास एसी है क्या? सभी ऑर्गेनिजम्स के पास थोड़ी ना एसी वगैरह अवेलेबल हो पाता है, तो फिर वो लोग कैसे करते हैं? तो आइए इधर देखते हैं कि अदर ह्यूमन बींग्स किस तरीके से। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रेगुलेट। रेगुलेट मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन देयर हीमियोस्टेसिस, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological behavioral means। ठीक है, फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल मतलब अपने बिहेवियर के थ्रू कैसे अपने मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, है ना। तो ऑल द बर्ड्स, अब कौन कौन है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ये हीमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं? तो वो सब है ऑल द बर्ड्स, मैमल्स, एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स। कौन कौन? वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स स्पीशीज। और कौन? इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड कैपेबल। तो ये याद रखना कि कौन कौन रेगुलेट कर पाता है अपनी बॉडी को। ऑल द मैमल्स, ऑल द बर्ड्स, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज विच आर कैपेबल ऑफ सच गुड रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, अब रेगुलेशन में कौन कौन सी रेगुलेशन हो सकती है? थर्मो रेगुलेशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन। तो evolutionary biologists believe that such mammals, largely due to the ability to maintain constant, they can thrive in any temperature. They can thrive and maintain their temperature. Either they live in Antarctica or they live in Sahara Desert. तो किस वजह से? Because they are regulate। और regulate कौन कौन कर पा रहा है? Birds, mammals, lower vertebrates, invertebrate species। तो इसमें याद रखने का यही है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म कर पाते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वाली हीमियोस्टेसिस, और वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सबसे स्टेबल माने जाते हैं, मतलब ये हर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो रेगुलेट को सबसे बेस्ट माना गया है। The mechanism by which most of the mammals regulate their body temperature similar to that ones that we human use, जैसा हम करते हैं वैसे। तो we maintain a constant body temperature। humans का constant body temperature कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये बात भी बहुत ध्यान रखने की है कि ह्यूमंस का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखते हैं हम लोग? 37। अब समर होती है तो फिर
कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, उस टाइम हम लोग स्वेट प्रोफ्यूजली, बहुत तेज़ी से हमें पसीना आता है और फिर उसके बाद इवेपोरेशन होती है, तो वो इवेपोरेशन हमको कूलिंग का फील देती है, सिमिलर टू दैट ऑफ डेजर्ट कूलर। जैसा कि कूलर करता है, कूलर क्या करता है, इवेपोरेटिव कूलिंग ही तो करवाता है, हमारी बॉडी में हवा आती है, हमारे स्वेट आया हुआ होता है, तो इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, इवेपोरेशन के थ्रू वो जो पसीना है हमारा वो उड़ जाता है और फिर हमें एक ठंडी का फील होता है। इस वजह से समर्स में डेजर्ट कूलर जैसा काम करता है, वैसा ही थोड़ी हवा चलती है तो भी हमें वैसा ही फील होता है। सिमिलरली अब हम जब हमारा बाहर विंटर होता है तो उस टाइम कैसे हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, उस टाइम वी स्टार्ट टू शिवर। शिवर क्या है, एक टाइप की एक्सरसाइज। शिवर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, शिवरिंग इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो हम लोग शिवर करने लगते हैं, ठीक है। तो गर्मी में तो हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, स्वेट प्रोफ्यूजली, और जिस टाइम विंटर होगी उस टाइम शिवर। तो शिवरिंग से क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वापस से हाई थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि बॉडी में हीट निकलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड्स कैन नॉट मेंटेन सच कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऐसा वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये रेगुलेट वाली एबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब कन्फर्म, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, रेगुलेट, ठीक है। ये जो हाउ डू वेरियस ऑर्गेनिज्म कैसे अलग अलग सिचुएशंस को कोप करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेट। अब रेगुलेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म्स कौन होते हैं, एंड ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी यानी कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियर बाय ऑल द प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट, यानी कि 99% एनिमल वो प्लांट्स एनिमल्स और ये प्लांट्स ये जो है ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी में तो यहाँ पे प्लांट्स ही आते हैं, ठीक है। और फिर कुछ एनिमल्स जो रह गए वो लोग कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी कि देयर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड, ओके, सो देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट का मतलब बाहर उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जैसा टेम्परेचर होगा वैसे उनका बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। और एक्वेटिक में क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, दे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जैसा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उनके बाहर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका होता है, वैसा ही, ठीक है। द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बिएंट, बाहर का जैसा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है, ठीक है। बाहर की एयर, बाहर के वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के हिसाब से उनका भी बॉडी का फ्लूइड का कंसंट्रेशन चेंज होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होता है। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स सिंपली नोन एज कन्फर्मर्स। और इन एनिमल्स और प्लांट्स को जो कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। सो कंसीडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट to the organism, we must ask why the conformers had not evolved। अब कॉन्फॉर्मर्स ने रेगुलेटर जैसी एबिलिटी क्यों नहीं इवॉल्व कर पाए, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना एक ही चीज़ अफोर्ड कर पाता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस का ही लेते हैं, तो सारे ह्यूमंस के पास एसी और हीटर थोड़ी ना अफोर्ड कर पा रहे हैं, सभी ह्यूमंस अफोर्ड कर नहीं सकते। जो गरीब हैं, जो थोड़े लोअर लेवल पे हैं, उनके पास जिनके पास मोनेटाइजेशन, जिनके पास मनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, सिंपली स्वेट इट आउट, क्या करते हैं, गर्मी में अपने पसीना बहा करके अपना लाइफ बिता रहे हैं, ठीक है। और अदर जो ऑर्गेनिजम्स है सबके पास तो एसी है नहीं, ठीक है। अदर जो मैमल्स हैं तो वो भी अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से पसीने वगैरह निकाल के ठंडी में शिवर करके कुछ ओढ़ के। हर किसी के पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जैकेट्स ये सब थोड़ी मिलेगा, हीटर वगैरह थोड़ी ना मिलेगा। तो वो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्फॉर्मर्स ने ये एबिलिटी इसलिए नहीं ले पाए बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, महंगी पड़ती है। ये रेगुलेटर बनना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी ऑर्गेनिज्म को खर्च करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इसी वजह से। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एक मनी जैसा रोल प्ले करे। एनर्जी को खर्च जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा कर पा रहा है, जिसके पास है, तो फिर वो अफोर्ड कर पा रहा है। अब ये कॉन्फॉर्मर से इतनी एनर्जी खर्च कर नहीं कर पाते हैं, इनके पास थोड़ी सी एनर्जी होती है, अगर वो भी खर्च हो जाएगी तो फिर ये लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स। अब श्रूज और हमिंग बर्ड्स के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं। जो मैमल्स होते हैं, छोटे छोटे मैमल्स, जिनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, मतलब
इनका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। हीट लॉस और हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हीट लॉस और हीट गेन किसका फंक्शन है? सरफेस एरिया का फंक्शन है, राइट। सो द स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स, तो उनके साथ क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। हीट लॉस और हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि हीट लॉस अगर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो ये किसका फंक्शन है? सरफेस एरिया का, ठीक है। सो सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि छोटे एनिमल्स के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम, रिलेटिवली टू देयर वॉल्यूम, इस वजह से दे टेंड टू लॉस मोर बॉडी हीट, है ना। तो वो लोग ज़्यादा फास्टली बॉडी हीट लूज करने लगते हैं। एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जिस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है बाहर के एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में, तो दे स्टार्ट टू लूज हीट आउटसाइड। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो उनके वॉल्यूम के रिलेटिव में बहुत ज़्यादा बड़ा है। दे हैव टू एक्सपेंड मच मोर एनर्जी सो एज टू जनरेट द बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ताकि वो बॉडी में हीट डेवलप कर पाए और फिर उस बाहर की सिचुएशन से फाइट कर पाए। इसी वजह से देखा जाता है कि पोलर रीजन्स में आपको छोटे छोटे एनिमल्स नहीं मिलते, पोलर रीजन्स में आप लोगों को छोटे ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है। यू विल रेयरली फाउंड in polar regions, you will rarely found smaller animals because their surface area is very large as relative to their volume, ठीक है। During the course of evolution, the costs and the benefits of maintaining a constant internal environment are taken into considerations, ठीक है। So some of the species have evolved the ability to regulate, तो कुछ organisms ने जिस टाइम evolution हो रहा था तो कुछ organisms के पास तो ability आ गई थी regulate करने की, but only over a limited range of environmental condition, beyond this they are simply confirmed। तो जो वो स्पीशीज क्या है, सिर्फ एक लिमिटेड रेंज तक ही वो लोग अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को लिमिटेड रेंज तक ही वो रेगुलेट है, उसके बाद वो भी कन्फर्मर्स की तरह ही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म 50 डिग्री सेल्सियस तक एग्जिस्ट सर्वाइव कर पा रहा है, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी बॉडी फंक्शन भी सब काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो रेगुलेटर तो था, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा उस एनवायरमेंटल रेंज में लिमिटेड रेंज तक ही वो अपनी कंडीशंस को मेंटेन कर पा रहा था, उसके बाद वो भी कन्फर्मर्स की तरह ही बिहेव करने लगा, ठीक है। सो इफ स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर लोकलाइज, मान लीजिए किसी एरिया में स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ गई, तो फिर उस टाइम पे वो ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना बचाव करेंगे वो देखते हैं। इफ स्ट्रेसफुल कंडीशंस, एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर लोकलाइज और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और अगर मान लीजिए छोटे टाइम के लिए होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तो उस टाइम वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके पास दो और तरीके हैं अपने आप बचाव करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, कॉप करने के लिए उन कंडीशन से। तो वो दो और तरीके कौन कौन से हैं? एक तो माइग्रेट और एक है सस्पेंड। माइग्रेट का मतलब ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के लिए उस जगह को छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। जिस टाइम तक उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल पीरियड एग्जिस्ट रहेगा, उस टाइम के लिए वो ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस टेम्पररली का मतलब कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवर होगी वो वापस अपने ही उसी जगह पे आ जाएगा। और उस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए जाता है, कौन से एरिया में जाता है, जो ज़्यादा हॉस्पिटाइबल हो, जहाँ पे उसको आराम मिले, ठीक है। देन रिटर्न व्हेन दिस पीरियड इज ओवर। ऐसे जैसे ह्यूमंस में भी तो होती है थिंकिंग, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हीट समर डेज होते हैं, समर वैकेशंस लगती हैं, तो उस टाइम ह्यूमंस क्या सोचते हैं, चलिए शिमला या मनाली कुछ ऐसी जगह चला जाए इस गर्मी के टाइम, ताकि हम लोग कुछ टाइम के लिए हमें राहत मिले और अच्छा घूमने का मन हो रहा है जो भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए उस स्ट्रेस को हम लोग रिमूव कर दें हमारी लाइफ से, थोड़ा जितने टाइम के लिए वो ज़्यादा गर्मी है तो उस एनवायरनमेंट से थोड़े टाइम के लिए बच जाए एटलीस्ट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। तो जो बर्ड की स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादातर माइग्रेशन बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करके माइग्रेट कर जाती हैं,
जैसे हम लोगों ने देखा है कि हर विंटर में हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं कि इस बार इतने मेहमान पक्षी हमारे राजस्थान नेशनल पार्क में आए, भरतपुर नेशनल पार्क में आए, केवलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे इतने मेहमान पक्षी आए हुए हैं, उन्होंने अपना डेरा डाले हुए हैं। वो इस टाइम पे क्या करते हैं, वो साइबेरिया जो एरिया है उधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इस वजह से वो पक्षी अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उस सिचुएशन से मैनेज या कोप करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे माइग्रेट करके और हमारे इस एरिया में आ जाते हैं। और यहाँ पे वो ये हॉस्पिटेबल एरिया लगता है उनको, बहुत ही अच्छा एरिया लगता है, इस वजह से वो यहाँ पे आराम से अपना लाइफ सरवाइव करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं अपने यहाँ पे। और यहाँ पे मेहमान की तरह रहते हैं, उनको बहुत सर्विस भी की जाती है, लोग उनको मतलब जैसे वहाँ के जो नेशनल पार्क्स के जो भी रखवाली करने वाले हैं, गार्ड्स हैं या फिर जो भी सर्विसमैन हैं, वो लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। और पक्षी यहाँ पे फिर मेटिंग भी करते हैं, तो फिर और भी नए नए पक्षी, नई नई प्रजातियाँ, उनके और नए नए प्यारे छोटे छोटे बेबी पक्षीज भी यहाँ पे पैदा होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही वो सिचुएशन ओवर हो जाती है, उनको एक रहता है कि हाँ भाई इतने टाइम तक ये सिचुएशन रहेगी, तो वो उस टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए दूसरी जगह पर माइग्रेट करके रहते हैं। और फिर जब वो यहाँ से जाते हैं तो फिर उनकी प्रजाति थोड़ी और बड़ी होके जाती है, क्योंकि हॉस्पिटेबल एरिया है, तो यहाँ पे मीटिंग वगैरह सब, खाना वाना सब कुछ अच्छा मिलता है। और फिर वो अपना आराम से उस सिचुएशन से कॉप कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और इस तरीके से वो सिचुएशन भी, स्ट्रेसफुल पीरियड भी ओवर हो जाता है और उनकी लाइफ भी आराम से खुशी खुशी चलते रहती है। सो इसे कहते हैं माइग्रेशन। तो अदर जो ठंडे इलाके होते हैं, साइबेरिया या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स, तो वहाँ से वो पक्षी आकर के और अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और यहाँ पे आराम से स्मॉल हॉस्पिटल एरिया में रह करके, और फिर जैसे ही वो सिचुएशन, स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाता है, तो फिर वो पक्षी अपने वापस उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे पैराग्राफ में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, माइग्रेट के बारे में पढ़ा। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, जब तक कि वो स्ट्रेसफुल पीरियड है उस टाइम तक के लिए दूसरी हॉस्पिटेबल एरिया जहाँ पे वो आराम से अपना लाइफ स्पेंड कर पाए, वहाँ पे चले जाना, और फिर उसके बाद जैसे वो ओवर हो जाए वहाँ पे वापस आ जाना, उसे कहते हैं माइग्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सस्पेंड। अब सस्पेंड का मतलब क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, लोअर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का स्पोर बना लेते हैं, मोटे वॉल का एक स्पोर बना लेते हैं। वॉल का मतलब एक जो सेल वॉल होता है जो कि सराउंड करता है, ऐसे एक वॉल, एक कवरिंग, एक थिक कवरिंग का स्पोर बना लेता है, which help them to survive under unfavorable conditions। जिस टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उस टाइम वो थिक वॉल्ड स्पोर इनको क्या करता है, मदद करता है, इन ऑर्गेनिजम्स को मदद करता है, बैक्टीरिया को, फंगी को, लोअर प्लांट्स को, कि वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कंडीशंस, और जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आती हैं, ये ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सूटेबल एनवायरनमेंट आएगा, ऑप्टिमल एनवायरनमेंट आएगा, तो फिर ये जर्मिनेट करने लगते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इन हायर प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर देयर, जिस एनवायरमेंटल सिचुएशन जो होती है उस टाइम पे उनको हेल्प करता है। तो हायर प्लांट्स में सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं ताकि वो उस स्ट्रेसफुल पीरियड को ओवर कर सके। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, तो सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर द पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, एंड हेल्प देम इन डिस्पर्सल, तो उनको मदद करते हैं, एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, और फिर उसका वो सीड डिस्पर्स हो जाता है दूसरी जगह पे। ठीक है, या फिर वो नए प्लांट्स बना सकते हैं जैसे ही फेवरेबल मॉइस्चर आएगा, फेवरेबल टेम्परेचर उनके लिए अवेलेबल होगा, तो वो ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे, वो दोबारा से नया प्लांट ग्रो हो जाता है, नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो ऐसे कैसे कर पाते हैं वो, कैसे वो उस फेवरेबल सिचुएशन से फाइट कर पाते हैं, बाय अंडरगोइंग ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो डोरमेंट स्टेज यानी कि एक ऐसे स्टेज जिस टाइम उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, या फिर वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करने लगते हैं, और जैसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवर होगी तो फिर वो वापस से फेवरेबल कंडीशंस पे ग्रो करने लगेंगे, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन एनिमल्स एंड प्लांट्स
क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स, सो इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इफ ऑर्गेनिजम्स इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर मान लीजिए कि अब एनिमल्स में क्या होगा कि मान लीजिए वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो उस सिचुएशन से कैसे फाइट करेंगे। दे माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, उस टाइम में वो लोग क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए वो लोग एस्केप का मतलब छुप जाना, अंडरग्राउंड हो जाना, कुछ टाइम के लिए बाहर ना निकलना। तो द फैमिलियर केसेस ऑफ बियर्स क्या करते हैं, जब ज़्यादा ठंडी होती है उस टाइम हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप मतलब कि वो उस ज़्यादा जब बाहर जब टेम्परेचर बहुत कम होता है यानी विंटर होती है उस टाइम वो एक अंदर एक गड्ढा बना के उसके अंदर जाके छिप जाते हैं, ताकि उस टाइम पीरियड के लिए वो लोग बच जाए, उस टाइम पीरियड के लिए वो लोग उस सिचुएशन से कॉप कर ले, मैनेज कर ले। ऐसे ही कुछ स्नेल्स हैं या फिर कुछ फिशेस हैं वो एस्टिवेशन, समर स्लीप भी बोलते हैं इसको, तो समर के टाइम क्या करती हैं इसी तरीके से ऐसे इन हीट और डेसिकेशन, ताकि वो मर ना जाए या फिर इस सिचुएशन से बचने के लिए, समर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए वो लोग एस्टिवेशन यानी कि अंदर जाके छुप जाती हैं उस समर रिलेटेड समर से फाइट करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है उससे बचने के लिए, हीट जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मैनी जू प्लैंक्टन, ये डायोपोज स्टेज याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जू प्लैंक्टन सस्पेंडेड स्टेज को क्या बोलते हैं जू प्लैंक्टन की, तो वो लोग एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट यानी कि जू प्लैंक्टन क्या कहते हैं जो कि लेक्स और पॉन्ड्स में मिलते हैं। ठीक है, वो एक तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एक जू प्लैंक्टन्स होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ये लेक्स में सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस अनफेवरेबल सिचुएशन से फाइट करने के लिए ये लोग एक स्टेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायपोज स्टेज, एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज डायपोज स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सस्पेंड। तो सस्पेंड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि जो बैक्टीरिया, लोअर फंगी, प्लांट्स वगैरह ये लोग तो क्या करते हैं एक थिक वॉल स्पोर बना लेते हैं, वहीं कुछ ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनके जो सीड्स है फिर कोई और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो सिचुएशन से फाइट करने के लिए वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो लोग विंटर स्लीप या फिर समर स्लीप जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और सस्पेंडेड डेवलप कर लेते हैं, और जू प्लैंक्टन एक डायपोज स्टेज में चले जाता है। ठीक है, तो हमने ये 4 मैनेज करने के, सिचुएशन से फाइट करने के तरीके सीखे, जिनमें हमने सबसे पहले रेगुलेट के बारे में पढ़ा। रेगुलेट भी कुछ ही एक लिमिटेड रेंज तक रेगुलेट रहते हैं, उसके बाद वो भी कॉन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद हमने कॉन्फॉर्म्स को पढ़ा कि 99% मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स इसमें आते हैं और कुछ एनिमल्स आते हैं, ये क्या करते हैं उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए, और जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है वैसे खुद का बॉडी का टेम्परेचर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, माइग्रेट उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए स्ट्रेसफुल पीरियड, ताकि जब अगर वो लिमिटेड टाइम का है तो उससे फाइट करने के लिए 2 ऑल्टरनेटिव है, एक माइग्रेट और एक था सस्पेंड। माइग्रेट के लिए वो कुछ टाइम के लिए वहाँ से चले जाते हैं, और सस्पेंड में वो लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं बचने के, अंडरग्राउंड होने के। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलेटर कॉन्फॉर्मर्स के बारे में। ये ध्यान रखना कि आप लोगों को बताती हूँ, ये जो ग्राफ है ना, ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस ग्राफ में मतलब सबसे ज़्यादा याद रखना होता है ये, कौन तो रेगुलेटर है, कौन कॉन्फॉर्मर है, कौन पार्शियल रेगुलेटर है। तो कॉन्फॉर्मर्स का मतलब क्या है कि ये लोग जैसा बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जैसे जैसे एक्सटर्नल बढ़ रहा है इंटरनल भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। रेगुलेटर्स क्या है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हम लोग तो कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी को मेंटेन करे हुए हैं। ठीक है, और पार्शियल रेगुलेटर का मतलब कुछ टाइम के लिए तो इन लोगों का भी जैसे बाहर का बढ़ा वैसे बढ़ा, फिर उसके बाद ये भी मेंटेन करना सीख रहे हैं। तो जो पार्शियल रेगुलेटर्स के लिए ये ग्राफ ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना। ठीक है, इस ग्राफ को एकदम 2-3 बार बना लो कॉपी में, नोट डाउन, दो तीन बार अगर आप लोग रिपीट करेंगे ना तो आप लोग को पक्का याद हो जाएगा। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, और जू प्लैंक्टन का डायपोज स्टेज, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। अगर इन पॉइंट इस जगह से कोई क्वेश्चन उठता होता है तो इन जगह से ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन उठने के। ठीक है, तो ये था हमारा ये चारों सिचुएशंस जिनसे हम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में सीख लिया।
नेक्स्ट इज, एक सेकेंड रुकिए। तो बस यही था इसमें, इस वीडियो में रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर्स में 4 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। घंटी का जो निशान बना हुआ है उसको दबाएं, ताकि आप लोगों को और नए नए वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड इस नोट्स की पीडीएफ का, इस चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ का वीडियो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो में तो खैर मैं आप लोगों को समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।